हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे द्रव्य गुण विज्ञान का परिचय, जो कि BMS UG सेकेंड ईयर का पहले पेपर का पहला टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे द्रव्य गुण विज्ञान है क्या, इसका क्या परिचय, इसको कहाँ कहाँ वर्णित किया गया है, इसकी क्या परिभाषा है, इसका क्या महत्व है और इसके क्या सिद्धांत है। इन सब के बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इन सब चीज़ों का हम इसमें ओवरव्यू लेंगे एक प्रकार से। उसके बाद में हम देखते हैं कि आयुर्वेद में द्रव्य औषध का महत्वपूर्ण स्थान है। द्रव्य को यहाँ पे मतलब कि मुख्य रूप से आहार द्रव्य भी हो सकता है, औषध द्रव्य भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे औषध द्रव्य के रूप में मुख्य रूप से वर्णित किया गया है। द्रव्य के बिना न तो स्वास्थ्य का संरक्षण हो सकता है और न रोग का प्रशमन हो सकता है। हमारे आयुर्वेद के दो मुख्य रूप से उद्देश्य है। एक तो स्वास्थ्य व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाए, और जो व्यक्ति रोगग्रस्त हो गया है उसकी रोग की प्रशमन किया जाए। तो इन दोनों के उद्देश्यों की अगर प्राप्ति चाहिए तो पहले हमें द्रव्य का सम्यक रूप से ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद में देखते हैं कि द्रव्य गुण को कहाँ कहाँ कैसे कैसे वर्णित किया गया है। तो अष्टांग में अष्टांग के 8 अंग है, तो उन 8 अंगों में इसको वर्णित ना करके इसको अलग से मतलब कि आवश्यक और परम आवश्यक, चिकित्सा के आवश्यक और परम आवश्यक के रूप में इसको स्वीकृति दी गई है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये केवल काय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि नहीं है, बल्कि कोई भी अंग की चिकित्सा हमें करनी है तो हमें द्रव्य गुण की मतलब कि औषध द्रव्य हो गए, आहार द्रव्य हो गए, उनका ज्ञान होना परम आवश्यक है। उनके बिना हम किसी भी अंग की चिकित्सा कर ही नहीं सकते। उसके बाद में देखते हैं कि संहिताकारों ने हर अलग अलग जगहों पर अलग अलग द्रव्य गुण विज्ञान का उल्लेख किया है, लेकिन जो निघंटुकारों हैं उन्होंने क्या किया है, जो संहिताकार द्वारा जो वर्णित चीज़ें हैं उनको विस्तृत मतलब कि एक जगह करके इकट्ठा करके उनको क्या किया है, विश्लेषित रूप में वर्णित किया है। तो उसके बाद में चक्रपाणि ने तो जो एक टीकाकार है, चक्रपाणि ने तो द्रव्य गुण संग्रह नाम से अलग अलग प्रकार से ग्रंथ लिख के द्रव्य गुण विज्ञान की क्या महत्ता है उसके बारे में बताया है। उसके बाद में हम देखते हैं द्रव्य गुण विज्ञान की परिभाषा। तो द्रव्य गुण विज्ञान की परिभाषा अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से दी है, लेकिन हम देखते हैं प्रिवेश शर्मा और भाव प्रकाश के अनुसार। तो प्रिवेश शर्मा जी क्या बोलना चाहते हैं उनके अनुसार द्रव्याणाम नाम रूपाणी गुणकर्माणि सर्वस्य प्रयोगश्चापि वर्ण्यन्ते शास्त्रम द्रव्यगुणम ही तत्। अर्थात जिस विज्ञान में द्रव्य के नाम स्वरूप गुण कर्म प्रयोग आदि का वर्णन किया जाता है वह क्या है, द्रव्य गुण शास्त्र है। अर्थात जिसमें द्रव्य का नाम हो गया, द्रव्य कौन सा द्रव्य है, कैसा स्वरूप है उसका, कैसा गुण है उस द्रव्य का, वो द्रव्य जाके शरीर में क्या काम करेगा, उसका कहाँ प्रयोग करना है, इन सब का जहाँ वर्णन किया गया है वह क्या है, द्रव्य गुण शास्त्र है। और भाव प्रकाश के अनुसार उन्होंने क्या बोला है, द्रव्य रसो गुणो वीर विपाक है शक्ति रेव च पदार्था पंचतिष्ठन्ति स्वयं स्वयं करवंती क्रम च। अर्थात भाव प्रकाश के अनुसार द्रव्य गुण विज्ञान में द्रव्य रस गुण वीर विपाक शक्ति प्रभाव इन कर्मों का अध्ययन करते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं। और जो पदार्थ द्रव्य में रस गुण वीर विपाक शक्ति ये जो हो गए ये अपने अपने काम करते हैं। ये है भाव प्रकाश के अनुसार। फिर उसके बाद में देखते हैं द्रव्य गुण का महत्व प्रयोजन। मतलब कि द्रव्य गुण हम पढ़ रहे हैं तो हम द्रव्य गुण पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है इसका। तो इसके द्रव्य गुण के महत्व को हम 3 बिंदुओं से समझ सकते हैं। एक तो अनागत बाधा प्रतिषेधार्थ, आयुर्वेद के प्रयोजन की प्राप्ति हेतु और चिकित्सा के चतुष्पाद के रूप में। तो पहली बिंदु है अनागत बाधा प्रतिषेधार्थ। इसका हम शाब्दिक अर्थ समझे तो इसका मतलब है कोई बाधा आ रही है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं द्रव्य के प्रयोग से, तो वो है अनागत बाधा प्रतिषेधार्थ। जैसे कि हमारे अभी कोरोना चल रहा है, पेंडेमिक के रूप में चल रहा है, तो कोरोना है तो इसको अब हमारे पास पहले से मेडिसिन थी, पहले से कोई द्रव्य थे, आहार थे, उन्होंने उन्हीं का यूज करने के तो हमने इस आपातकालीन स्थिति से उबरने की कोशिश की है। अगर पहले से ही हमारे पास नहीं होते तो हम इससे कैसे बचते, तो उसी की महत्ता पहले से रखनी बताई थी। जो क्या किसने बताई थी, जनपदवंशी विमान्य अध्याय में उन्होंने कहा था कि जो रस गुण वीर विपाक से युक्त हमारे पास अगर आहार द्रव्य औषध द्रव्य पहले से होंगे तो उनका उपयोग हम जनपदवंश होगा अगर भविष्य में तो उनमें उनका उपयोग उनमें करके हम उन आपातकालीन स्थिति से बच सकते हैं। तो जनपदवंश का मतलब था उनका आपातकालीन स्थिति से। अगर हमारे पास पहले से ये सारे द्रव्य होंगे तो उससे हम उस स्थिति से हम आसानी से उबर सकते हैं। ये सब कुछ बताया था चाणक्य ने अनागत प्रतिषेधार्थ को वर्णित करने के लिए। अब उसके बाद में हम देखते हैं आयुर्वेद की मतलब उसका दूसरा बिंदु देखें तो उसका दूसरे बिंदु में था आयुर्वेद की प्रयोजन की प्राप्ति हेतु। तो हमने पहले देख लिया था कि आयुर्वेद के 2 प्रयोजन हैं। एक तो है स्वास्थ्य की रक्षा और एक जो विकार से जो ग्रसित हो गए उसके विकारों की प्रशमन।
तो प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वास्थ्य का रक्षण और आत्व के विकार का प्रशमन। तो पहले प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम क्या करते हैं? पहले प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या के रूप में द्रव्यों का प्रयोग करके स्वास्थ्य का संरक्षण किया जा सकता है। था हम देखते हैं दिन में बहुत सारे काम करते हैं, हमारी रात्रिचर्या भी होती है और ऋतुचर्या भी होती है। तो दिनचर्या में हम जैसे कि दंत पौन कर रहे हैं, मतलब कि दातुन कर रहे हैं, गंडूस कर रहे हैं, अभ्यंग कर रहे हैं, तो उनमें अनेक प्रकार के द्रव्यों का यूज होता है। तो उन द्रव्यों का प्रयोग अगर हम सम्यक द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो हम तो मतलब कि हमारी दिनचर्या सही प्रकार से होगी, ऋतुचर्या सही प्रकार से होगी और रात्रिचर्या सही प्रकार से होगी। अच्छा, ऋतुचर्या में कौन सी ऋतु में कौन सा आहार द्रव्य बताया गया है, कौन सा औषध द्रव्य बताया गया है, इन सब का सम्यक ज्ञान होगा तभी तो हम स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं द्वितीय प्रयोजन के लिए। तो द्वितीय प्रयोजन क्या था कि कोई रोग से ग्रसित हो गया है तो फिर उसके रोग को कैसे प्रशमित करें वो हमें देखें हैं। जब शरीर में तो कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित कब होता है? जब शरीर में दो धातु मल विकृत हो जाते हैं, अर्थात विषम स्थिति में चले जाते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति रोगग्रस्त कब होगा? जब शरीर के दोष, धातु, मल ये क्या हो जाते हैं? विषम स्थिति में हो जाते हैं, मतलब या तो बढ़ जाते हैं या फिर घट जाते हैं, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाता है। तो हम बाहर से जो भी कोई औषध द्रव्य ले रहे हैं, आहार द्रव्य ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं? जो बढ़े हुए मल है, दोष है, या गठे हुए मल दोष धातु हैं, उनको साम्य अवस्था में लाने के लिए ये हम क्या ले रहे हैं? औषध द्रव्य और आहार द्रव्य ले रहे हैं ताकि रोग से मुक्ति पा सकें। तो इसको सुश्रुत ने किस प्रकार से समझा है? सुश्रुत ने कहा है गुणाए उक्ता द्रव्येषु सर्वेषु पीते तथा स्थान वर्धिष्यात् तस्मात् देहिनाम द्रव्य हेतुः। अर्थात सुश्रुत ने बताया कि जो गुण द्रव्य में पाए जाते हैं वे सभी गुण हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जब शरीर में इन गुणों की क्षय या वृद्धि होती है तब द्रव्यों का प्रयोग करके साम्यावस्था में ला सकते हैं। अर्थात सुश्रुत के अनुसार जो भी गुण हमारे शरीर में पाए जा रहे हैं वही सारे गुण क्या है जो हमारे शरीर से बाहर उपस्थित जो द्रव्य हैं उनमें पाए जा रहे हैं। तो उन द्रव्यों का हम प्रयोग करेंगे तो जो हमारे शरीर में बढ़ रहे हैं दोष, जो शरीर में जो गुण बढ़ रहे हैं या जो घट रहे हैं उन सबका क्या कर सकते हैं? साम्यावस्था में ला सकते हैं। तो साम्यावस्था में लाके हम क्या कर सकते हैं? विकारों का प्रशमन कर सकते हैं और मतलब कि शरीर को दोष मुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से सुश्रुत ने इसका वर्णन किया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं चिकित्सा के चतुष्पाद के रूप में। उनकी चिकित्सा के चतुष्पाद के रूप में द्रव्य का क्या महत्व है वो बताया गया है इसमें। तो चिकित्सा कार्य रहता है शरीर में विकृत दोषों को साम्यावस्था में लाने के लिए चतुष्पाद का स्थान है। तो चतुष्पाद में क्या होते हैं? उपस्थाता हो गया, औषध हो गया, चिकित्सक हो गया, और तो ये सब है चिकित्सा के चतुष्पाद के रूप में है। तो चिकित्सा के चतुष्पाद में क्या है? एक तो उपस्थाता, औषध, द्रव्य और एक रोगी, है ना। तो उसमें चतुष्पाद में आ गया ना औषध, तो औषध द्रव्य हो गया या आहार द्रव्य। तो मुख्य रूप से हम औषध द्रव्य की वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें किस प्रकार से बताया? तो चरक सूत्र में बताया गया है कि औषधि ही अभिज्ञातम नाम रूपे गुण स्त्रीभि विज्ञातम चापि दुर्युक्तम अनर्थ उपयुज्यते योगात् अभिशम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत भेषजम चापि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। अर्थात जिस औषधि का नाम स्वरूप गुण ज्ञात नहीं होता, उन्होंने बताया कि अगर कोई औषधि है तो उसका नाम स्वरूप गुण कुछ ही हमें ज्ञान नहीं है, और अगर उसका ज्ञान भी है तो सम्यक रूप से ज्ञान नहीं है। तो ऐसी औषधि का क्या मतलब है? अगर उस औषधि का हम लेंगे, उस औषधि का हम प्रयोग भी करेंगे तो हमारे लिए उसका अनर्थक इफेक्ट होगा, अर्थात वो हमारे लिए प्राणघातक हो सकती है। मान कोई औषधि के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है और उसी औषधि को हम प्रयोग कर रहे हैं, तो कोई किसी औषधि का साइड इफेक्ट हो गए तो उस साइड इफेक्ट के तौर पर क्या हो सकती है? हमारी प्राणघातक हो सकती है। तो और कोई मतलब कि कोई विष है, अगर कोई विष का हमें सम्यक रूप से ज्ञान होगा और वो उसका हम औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात किसी द्रव्य का किस प्रकार से यूज कर रहे हैं वो हमारी ज्ञान पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर हमें उस विष का सम्यक रूप से ज्ञान होगा उसका शोधन करके भी हम थेरेपेटिक यूज में काम ले सकते हैं। अर्थात क्योंकि तीक्ष्ण विष का सम्यक रूप से ज्ञान होने पर श्रेष्ठ औषधि हो सकता है और श्रेष्ठ औषधि भी ऐसे प्रयोग से तीक्ष्ण विष का काम कर सकती है, ये बताना चाह रहा है। तो इस प्रकार से इन तीन बिंदुओं से हम समझ सकते हैं कि द्रव्य का ज्ञान होना हमें कितना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्य के ज्ञान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। द्रव्य का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि द्रव्य गुण की मौलिक सिद्धांत। तो द्रव्य गुण के अंतर्गत हम देख रहे हैं सप्त पदार्थ को विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। तो वो सप्त पदार्थ कौन कौन से हैं? द्रव्य हो गया, रस हो गया, गुण हो गया, वीर्य हो गया,
विपाक, प्रभाव, कर्म, इन सब पदार्थों का विशेष रूप से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इनके लिए इनसे संबंधित अनेक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, लेकिन वो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग प्रकार से किया गया। अभी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं द्रव्य के सप्त पदार्थ और रसपंच का सामान्य परिचय। तो सप्त पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या रखा गया है, द्रव्य हो गया, रस हो गया, गुण हो गया, वीर्य हो गया, विपाक, शक्ति एवं कर्म। और रसपंच के क्या क्या है, रस हो गया, गुण, विपाक, वीर्य और प्रभाव। इसके बाद में हम देखते हैं पहला द्रव्य, जिसको हम बोल रहे हैं ड्रग्स। तो द्रव्य को किस प्रकार से परिभाषित किया गया वो देखते हैं हम चरक के अनुसार। यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यद्द्रव्यम, अर्थात जिसमें कर्म और गुण आश्रित होते हैं और जो कर्म और गुण का समवायी कारण होता है वह द्रव्य। अर्थात द्रव्य किसे बोलेंगे, द्रव्य उसको बोलेंगे जिसमें कर्म और गुण दोनों होते हैं और दोनों समवाय संबंध से रहते हैं, वो क्या है, द्रव्य है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हम देख सकते हैं, शतावरी और आमले की। फिर उसके बाद में हम देखते हैं टेस्ट या रस। रस क्या होता है, रस नार तो रस है, अर्थात जो हमारी रस इंद्रिय या जीवा के द्वारा जिस विषय का ग्रहण किया जाता है वह क्या है, रस है। जैसे कि मधुर हो गया, अम्ल हो गया, लवण हो गया, कटु, तिक्त, कसा, ये सारे क्या है, रस है। इसके बाद में देखते हैं गुण, जिसे बोलते हैं प्रॉपर्टी। उसकी क्या प्रॉपर्टी उस द्रव्य की, वो है गुण। तो समवाय तो निश्चेष्टम कारणम गुण है, अर्थात जो द्रव्य में रहता है समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित रहता है लेकिन चेष्टा आदि क्रमों से रहता है, वो क्या है, गुण। फिर उसके बाद में देखते हैं वीर्य, इसे बोला गया पोटेंशियल, अर्थात वो द्रव्य कौन से पोटेंशियल से काम कर रहा है, वो उसका वीर्य है। तो ये कुर्वन्ति तद वीर्यम, अर्थात जिस शक्ति विशेष से द्रव्य अपनी क्रिया को करता है वह वीर्य। अर्थात कौन सी शक्ति, कौन से एफर्ट को लगा के वो द्रव्य अपने शरीर में काम कर रहा है, उसको क्या है, वीर्य है। फिर उसके बाद में देखते हैं विपाक, मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी, है ना। तो इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इसमें जठरेण अग्निना योगाद्यद्युतिरसांतरम रसानाम परिणामन्ते से विपाक स्मृत, अर्थात जठराग्नि के पाचन के अंत में रस का जो अंतिम परिणाम होता है वो इसे पाका जाता है। मतलब कोई भी हम द्रव्य, कोई भी द्रव्य ले रहे हैं तो उसका जठराग्नि के पाचन के बाद में उसके रस का जो अंतिम परिणाम है, जो हमारे अंतिम परिणाम आ रहा है उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद में, वो क्या है, उसका विपाक। फिर उसके बाद में देखते हैं प्रभाव, जिसको बोला गया है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो इसको चरक ने किस प्रकार से वर्णित किया है, जैसे रस वीर्य विपाका नाम सामान्यम यत्र लक्ष्यते विशेष कर्मणाम चैव प्रभाव से सहिस्मृत है, अर्थात द्रव्य में रस वीर्य विपाक आदि के समान होने पर भी कर्म में जो विशेषता पाई जाती है उसे प्रभाव कहा गया है। अर्थात कोई द्रव्य है, उसके रस है, वीर्य है, विपाक है, ये सारे समान है, फिर भी वो विशेष कर्म कर रहा है, मतलब कि वो अलग से ही कर्म कर रहा है कोई, तो वो अलग से कर्म किस प्रकार से, किस प्रभाव से कर रहा है, तो वो कर रहा है प्रभाव के कारण। तो उसको उसको उस जो उसका वो फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, वो प्रभाव के कारण काम कर रहा है। तो जो दंती है ना, दंती हो गया, जैसे शीर्ष हो गया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देगा, जैसे दंती का जो वीर्यचन कर्म है वो उसके प्रभाव के कारण है, न कि वीर्य विपाक इनके कारण है। जैसे शीर्ष का विस्कन कर्म होता है वो भी उसके प्रभाव के कारण ही। मंडक पंडित संघ पुंस हो गया, इनका जो मेद्य क्रम होता है वो भी क्या होता है, प्रभाव के कारण ही होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कर्म, जिसे हम बोलते हैं एक्शन, कि जो द्रव्य हम ले रहे हैं वो हमारे शरीर में जाके क्या एक्शन करेगा, क्या कर्म करेगा, उसको बोला गया। तो इसको किस प्रकार से चरक ने डिफाइन किया वो हम देख रहे हैं। उन्होंने बोला है संयोग च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रित कर्तव्य क्रिया कर्म कर्म अन्य अपेक्षते, अर्थात जो संयोग और विभाग में कारण होता है वो द्रव्य में जो आश्रित होता है वो क्या है, कर्म है। और ये इसको मतलब जो संयोग और विभाग में स्वतंत्र कारण वो द्रव्य के आश्रित हो उसे कर्म कहा गया है। अतः जो शरीर में जाकर दोष, धातु, मल, अग्नि सर्वतस्में संयोग और विभाग के रूप में, मतलब कि जो शरीर में जाएगा जो द्रव्य जाकर दोष हो, धातु हो गया, मल हो गया, अग्नि हो गया, इन पे जाके कैसे काम करेगा, संयोग और विभाग की जो क्रिया से जो काम होता है वो क्या है, कर्म है। ये सारा हमने आज देखा, आज के इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में, कि उसके द्रव्य क्या है, द्रव्य की परिभाषा देख ली, कहाँ कहाँ इसका वर्णन किया गया है, इसका क्या महत्व हम पढ़ रहे हैं, द्रव्य तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या प्रयोजन है, इसके सिद्धांत देख लिए, सप्त पदार्थ देख लिए, जिसमें हमने देख लिया द्रव्य, देख लिया रस, देख लिया